सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के 11वीं कक्षा के अध्याय 1 भाग 2 को, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में किस प्रकार से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी और संख्या दोनों में अंतर है, जबकि ये दोनों शब्द मिलते जुलते और पर्यायवाची शब्द लग रहे हैं, क्योंकि एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इन दोनों में अंतर जानना जरूरी है। सांख्यिकी का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करते। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी को समझ लें। इसके लिए एक कंपैरिजन दिया गया है कि आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है और आंकड़े जो सांख्यिकी हैं। तो यहाँ पर दिया गया है गाय के 4 टांगे हैं, ये केवल एक संख्या है। इससे आपको केवल सूचना मिल गई कि गाय के 4 टांगे होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए गाय के 4 टांगे और मनुष्य के 2 टांगे होती हैं। आप इस पॉइंट से किसी परिणाम पर नहीं निकल सकते, तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पॉइंट से किसी परिणाम पर निकल सकते हो या तुलना कर सकते हो। जैसे ये हो सकता है कि मनुष्य के 2 टांगे होती है जबकि गाय के 4, यानी कि गाय जो है वो मनुष्य की तुलना में ज़्यादा टांगे रखती है। या हम ये तुलना कर सकते हैं कि हमारा एक उद्देश्य निकाल सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं कि मनुष्य 2 टांगों पर चलता है, गाय 4 टांगों पर चलती है। इसी तरीके से राम की आयु 20 वर्ष है। राम की आयु 20 वर्ष है, ये मात्र एक सूचना है, लेकिन राम की आयु 20 वर्ष है और उसके छोटे भाई श्याम की आयु 18 वर्ष है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम इन दोनों में तुलना कर सकते हैं। इन दोनों में तुलना कर सकते हैं क्योंकि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राम जो है वो दोनों भाइयों में बड़ा है। तुलना कर सकते हैं। तो ये केवल सांख्यिकी कहलाएगी, ये मात्र संख्या कहलाएगी। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी में। जैसे राम की आयु 20 वर्ष है। भारत में 20 वर्ष से ऊपर की आयु के युवकों की औसत ऊंचाई 6 फुट है, जबकि नेपाल में 5 फीट। यहाँ कोई भी तुलना नहीं की गई हुई, तो ये केवल संख्या है। लेकिन यहाँ पर नेपाल के और भारत में लोगों की ऊंचाई के बारे में तुलना की गई है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? सांख्यिकी कहलाएगी। तो अब हम इसको, जिस कंपैरिजन को हमने किया है उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सांख्यिकी से अभिप्राय है आंकड़ों के औसत या समूह से है, यानी कि आंकड़ों का या तो समूह होना चाहिए या उनका औसत होना चाहिए, और इन औसत का संबंध किसी अन्वेषण से हो। अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान करना। अनुसंधान, या हम ये कहें कि समस्या, कोई भी कोई ना कोई समस्या से जो है वो आप संबंधित होने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। जब आप किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपका एक अनुसंधान हो गया, ये आपकी एक समस्या हो गई कि आपको किसानों की आय के बारे में जानना है। अब आप जो भी आंकड़े एकत्रित करेंगे या जो आपके पास आंकड़े हैं उनसे संबंधित आंकड़ों का समूह है, वो सांख्यिकी कहलाएगा। मात्र औसत या समूह यदि उनका कोई समस्या से संबंध नहीं है तो सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। इन तीनों परिभाषाओं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है। जैसे तथ्यों का समूह हो जो समूह अथवा औसत को दर्शाता हो, या संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिणात्मक तथ्य और निष्कर्ष निकाले जाएं, तो वो सांख्यिकी कहलाती है। यानी कि संख्या
और सांख्यिकी दोनों में अंतर है। सांख्यिकी का अर्थ होता है संख्याओं का समूह या औसत, जो कोई न कोई परिणाम निकाले या जिसके फलस्वरूप कोई न कोई निष्कर्ष पर हम पहुँचे या जिससे हम तुलना कर सकें। इस प्रकार के जो आंकड़ों का समूह होता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। और सांख्यिकी का हम अध्ययन दो रूपों में करते हैं, एकवचन के रूप में और बहुवचन के रूप में, जिसका कि हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान ले कि सांख्यिकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ। सांख्यिकी जो शब्द है वो लातीन भाषा के शब्द स्टेटस से निकला है और इसी तरीके से इटालियन शब्द स्टेटिस्टा से निकला है। इसी तरीके से जर्मन शब्द स्टेटिस्टिक्स और फ्रेंच भी शब्द जो है स्टेटिस्टिक्स से ये शब्द निकला है। इन चारों का अर्थ होता है राजनीतिक राज्य अथवा राज्य शिल्प की कला। राजनीतिक राज्य अथवा राज्य शिल्प की कला, इसका कारण ये है क्योंकि प्राचीन काल में इसे राजा महाराजाओं का विज्ञान भी कहते थे। सांख्यिकी को केवल राजा महाराजाओं का विज्ञान कहा जाता था। इसका कारण यह है, प्राचीन काल में राजा और महाराजा अपने राज्य से संबंधित सांख्यिकी का प्रयोग सीमित मात्रा में करते थे। वो राज्य में जनसंख्या गणना करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। राज्य के अंदर गरीबों की संख्या कितनी है या किसान या फिर जमीन के आंकड़ों से संबंधित जो है कुछ बातों के लिए एकत्रित किया जाता था। तो इस कारण से सांख्यिकी, क्योंकि राजा महाराजाओं तक सीमित थी, इसलिए सांख्यिकी को राजा महाराजाओं का विज्ञान जो है वो कहा गया। परंतु आधुनिक रूप में आज जिस तरीके से हमारे सामने सांख्यिकी का रूप है, वो रूप जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड आंकेनवाल की देन है, जिसे सांख्यिकी का पिता या सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान काल में या आधुनिक समय में सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे व्यापार, इंजीनियरिंग, समाज में, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों में सांख्यिकी का बहुत ही अधिक प्रयोग होने लगा है। हम अपने जीवन में कोई भी समस्या हो, जैसे हम व्यापार को अगर लें एक पॉइंट को, कि व्यापारी है वो सांख्यिकी का सहारा लेते हैं। सांख्यिकी उनके लिए किस प्रकार से सहायक है। व्यापारी अपने माल को अधिक बेचना चाहता है, वो ये देखेगा कि उपभोक्ता को किस प्रकार की वस्तु की ज़रूरत है। इसके लिए वो सर्वे करवाता है, लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं, रुचि हैं, वो पूछता है। वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची के नीचे संख्या देखता है कि अमुक वस्तु इतने लोगों को पसंद है, दूसरी वस्तु इतने लोगों को पसंद है, तीसरी वस्तु इतने लोगों को पसंद है। तो जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वस्तु है, व्यापारी उस वस्तु का उत्पादन करेगा या बेचेगा। तो व्यापारी के लिए सांख्यिकी का इस प्रकार से महत्व है। और इसी तरीके से सांख्यिकी का विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी महत्व है। हमने देखा है कि जब हमने चंद्रयान भेजा था और चंद्र विजय प्राप्त की थी, और ये 20वीं सदी की जो है सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि थी। हम इस उपलब्धि की कल्पना बिना सांख्यिकी के नहीं कर सकते थे, क्योंकि वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जरूरत थी कि उनका यान कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर जाकर के कितने एंगल से मुड़ेगा, कितनी औसत दूरी पर चलेगा, कितने घंटों तक औसत दूरी से, किस स्पीड से और किस स्थान पे, कितनी ऊंचाई से कितनी दूरी से, ये सारा का सारा जो है वो गणना तथा माप जो है उसका ही परिणाम था कि हम चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड करवाने में सफल रहे। और ये सब जो माप था, गणना था, ये सारी की सारी सांख्यिकी की देन है। तो सांख्यिकी की कल्पना आंकड़ों
की कल्पना के बिना जो है वो हम बिना किसी चंद्र विजय की कल्पना नहीं कर सकते थे। सांख्यिकी को हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी को एकवचन के रूप में। सांख्यिकी का बहुवचन के रूप का अर्थ ये होता है कि इसे अंकों में व्यक्त की गई सूचना, यानी कि हम इसको अंकों में व्यक्त की गई सूचना के रूप में मानते हैं। जबकि एकवचन के रूप में होता है आंकड़ों को इकट्ठे करने वाली विधियों से होता है। जबकि आज हम करेंगे सांख्यिकी बहुवचन के रूप में इसकी विशेषताएं। सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में होरेस सेक्रिट की परिभाषा जो है वो सांख्यिकी बहुवचन की सबसे परफेक्ट परिभाषा है और सबसे अच्छा अर्थ निकालती है। समंक से हमारा अभिप्राय है तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है या जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है। शुद्धता का उचित स्तर होता है या अनुमान लगाया जाता है एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए, जिन्हें एक सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया जाता है और एक दूसरे से संबंधित रूप में होती है, उसे सांख्यिकी कहते हैं या सांख्यिकी का बहुवचन रूप कहते हैं। जितने भी ये पॉइंट है वो सारे के सारे सांख्यिकी की विशेषताएं भी हैं, इसलिए हम इन सब पॉइंटों का सांख्यिकी की विशेषताओं में भी अध्ययन करते हैं, उससे हम इनका विस्तृत वर्णन कर पाएंगे। तो करते हैं सांख्यिकी की विशेषताएं। सांख्यिकी की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है संख्या में व्यक्त करना। अब देखेंगे कि अगर मैं ये कहूँ कि राम गरीब है, राम गरीब है, तो ये जो गरीब शब्द है ये कोई संख्या नहीं है। जैसे गरीब है, अमीर है, उच्च है, निम्न है, ये जो शब्द होते हैं ये संख्या में व्यक्त नहीं है, तो इनको हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। सांख्यिकी क्या होगी? जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सके, जैसे 5, 6, 7, 10। तो ये क्या है? सबसे पहली विशेषता सांख्यिकी की है कि यह संख्या में होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताओं का भी होना इसके साथ जरूरी है, परंतु ये पहली विशेषता है कि जो आंकड़े होने चाहिए वो संख्या में होने चाहिए। दूसरी विशेषता है तथ्यों का समूह, कि आंकड़े जो है वो तथ्यों का समूह होना चाहिए। केवल एक अकेली संख्या जो है वो आंकड़े या सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। जैसे मैं ये कहूँ हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, तो ये केवल संख्या है, सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी तभी बनेगी अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे कॉलेज में आर्ट्स में 300, बीकॉम में 300, साइंस में 100 विद्यार्थी हैं, तो ये तथ्यों का समूह हो गया, ये सांख्यिकी कहलाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है कारणों से प्रभावित। यहाँ आएगा कई कारणों से प्रभावित। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि प्राइस जो है वो 30% की वृद्धि होती है, कीमत में 30% की वृद्धि होती है। अब ये जो 30% में वृद्धि हुई है ये मांग में वृद्धि होने के कारण हो सकती है, या फिर सप्लाई में कमी होने के कारण हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उससे प्रभावित हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि जनता जो है, पॉपुलेशन जो है अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र में आ गई हो। तो केवल कीमतों में जो 30% की वृद्धि है उसके लिए केवल एक तथ्य कारण नहीं है, अनेक तथ्य जो है वो इसके कारण हो सकते हैं। तो सांख्यिकी है 30% ये, क्योंकि ये कई कारणों से प्रभावित है। इसी तरीके से है उचित मात्रा में शुद्धता। जब आंकड़े उचित मात्रा में इकट्ठे किए गए हों तो ही वो सांख्यिकी कहलाएगी, क्योंकि यदि आंकड़ों में शुद्धता नहीं होगी तो उसके जो परिणाम होंगे वो गलत निकलेंगे और वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। उचित मात्रा में शुद्धता का अर्थ ये है
कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो पूर्ण ईमानदारी के साथ इकट्ठे किए जाते हैं। आंकड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की आंकड़ों के अंदर छेड़छाड़ नहीं की जाती, किसी भी तरीके से अनुमान से नहीं भरे जाते, या हम ये कहें कि किसी की इनकम को हम घर पर बैठे ही नहीं दिखा सकते कि आपकी इनकम इतनी है। इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो केवल और केवल गलत परिणाम ला करके देंगे। सही परिणाम के लिए ज़रूरी है कि आंकड़ों में शुद्धता होना चाहिए। एक दूसरे से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वही सांख्यिकी कहलाएंगे। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि राम की उम्र 40 साल है, श्याम की लंबाई जो है वो 5 फुट है, मोहन का जो वज़न है वो 50 केजी है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ साल, यहाँ फुट और यहाँ किलो, तो ये तीनों ही तथ्य क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जबकि ये क्या है, तथ्यों का समूह जरूर हो गया है, संख्याओं का समूह जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साल, यहाँ पर फुट और यहाँ किलो दिया है, तो इनमें तुलना नहीं की जा सकती। इनमें तुलना कब की जा सकती है? मान लीजिए राम की उम्र 40 साल, श्याम की उम्र 50 साल, मोहन की उम्र 30 साल। तो अब इसमें से हम तुलना कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि श्याम जो है इन तीनों में सबसे बड़ा है। उसके बाद राम का नंबर आता है और सबसे छोटा जो है वो मोहन है, 30 वर्ष की उम्र का। तो यहाँ पर सभी ये वर्ष में लिए गए हैं, तो इनकी तुलना की जा सकती है। ये एक दूसरे से संबंधित हो गए। इसी तरीके से है पूर्व निश्चित उद्देश्य। यदि आप आंकड़े लेते हैं, वो आंकड़े जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं होता कि ये क्यों इकट्ठे किए गए, तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए कि आप गांव में घूमने गए और आपने 5 व्यक्तियों से पूछ लिया कि आपकी इनकम कितनी है। उन्होंने अपनी अपनी इनकम बता दी। आपने आकर के घर पे आकर के उन आंकड़ों का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपका कोई उद्देश्य तो था ही नहीं। इसलिए वो आंकड़ों के समूह होते हुए भी आपके लिए सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी कब होंगे? सपोज कीजिए कि आप गांव में लोगों की आय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या हो गया? लोगों की आय के बारे में जानना। इसलिए अब आप क्या करेंगे? प्रत्येक घर में जाएंगे और प्रत्येक घर के अंदर लोगों की आय के बारे में पूछेंगे। फिर घर पर आकर के उन आंकड़ों से आप कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो अब आपके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं या जो आंकड़े हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। तो सांख्यिकी क्या होती है? जो पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। ऐसे आंकड़े जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं वही सांख्यिकी कहलाते हैं। इसके बाद है गणना तथा अनुमान। सांख्यिकी की जो है वो गणना तथा अनुमान से भी हम आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, या हम गणना तथा अनुमान के द्वारा भी आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि क्षेत्र छोटा होता है तो हम गणना के द्वारा जो है वो आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं या आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि क्षेत्र बड़ा है तो अनुमान लगा करके हम संख्या के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेता की रैली होती है, तो हम रैली के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं गिन सकते, तो वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। सपोज कीजिए कि वहाँ पर जो है कुछ निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर कितने लोग बैठे हैं, और उस तरीके से, यानी कि जहाँ हम सपोज करें कि ये टेंट लगा हुआ है, एक टेंट के नीचे मान लीजिए कुछ जितने लोग बैठे हैं और पूरा का पूरा जो टेंट है वो भरा हुआ है, तो जितने ये टेंट लगे हुए हैं इनकी संख्याओं को गिन करके एक औसत के आधार पर उसको गुणा कर दिया जाएगा, एक अनुमान लगा लिया जाएगा, उसके आधार पर आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे, तो वो भी क्या है? सांख्यिकी कहलाएंगे। जैसे एक नेता की रैली में हम ये कहें कि व्यक्ति जो है 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में थे, तो एक अनुमान हो गया। लेकिन अगर
अगर संख्या या क्षेत्र ये कहें, यदि क्षेत्र छोटा हो तो गणना की जा सकती है। जैसे मान लीजिए ये कहें कि एक क्लास के अंदर 20 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थियों को मासिक खर्च कितना है, ये अनुमान लगाना है, इसके बारे में आंकड़े हमें लेने हैं, तो हम उस क्लास में जाकर के एक-एक बच्चे से उससे पूछ सकते हैं कि आपको मासिक खर्च कितना मिलता है। तो इस प्रकार से अगर क्षेत्र सीमित है तो वहाँ पर गणना करके, और क्षेत्र यदि बहुत बड़ा है तो वहाँ अनुमान लगा करके भी हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो आंकड़े लिए जाएंगे वो भी सांख्यिकी ही कहलाएंगे। आखिरी और हमारा अगला टॉपिक है व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने चाहिए। आंकड़ों को यदि व्यवस्थित रूप में संकलित न किए जाएं तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाते। आंकड़ों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो एक योजना आपके सामने होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में किसान लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको एक योजना तैयार करनी चाहिए। आप योजना तैयार करने के लिए दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, गणक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने दो मित्रों को साथ में लिया और गांव को 3 हिस्सों में बांट दिया, और प्रत्येक 3 हिस्सों में एक आप और एक एक मित्र आपने वहां भेज दिया, और मित्रों को पूरी तरीके से आपने बता दिया है कि आपको हर घर में जाकर के क्या पूछना है, ताकि एक योजना बना ली है। और पूरी योजना के साथ जब आप आंकड़े एकत्रित करेंगे तो वो सांख्यिकी कहलाएगी। कल्पना करें कि आपने जो है आंकड़े कुछ इकट्ठे कर लिए, कुछ जैसे आपने ये आंकड़े लिए कि आपकी साल में कितनी कुल इनकम है। आपके मित्र ने क्या किया, आपने के मित्र ने ये आंकड़े एकत्रित कर लिए कि आपको कौन से महीने में या कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा इनकम होती है। तो यहाँ पर आपके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े हो साल वर्ष के अनुसार, वर्ष भर के अनुसार हैं, जबकि आपके मित्र के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो महीनेवार या फिर जो है सीजन के अनुसार है। तो आपके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े सांख्यिकी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो योजना है वो आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना भी सांख्यिकी कहलाता है।